बर्बादी, वेदना, आंसू, दुख, पीड़ा, अफसोस। दरअसल युद्ध से मानव सभ्यता को विरासत में यही सब चीजें मिलती हैं, जिसकी तस्वीरें आज 7 दिन के बाद यूक्रेन से आ रही हैं। नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी हूं। इंडिया चाहता है कि युद्ध ना हो, लेकिन बड़े देशों की जिद, स्वार्थ और अहंकार युद्ध कराते आए हैं और आज भी करा रहे हैं। रूस यूक्रेन महायुद्ध में यूक्रेन के शहर खार्किव का हाल आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। खार्किव की इमारतों पर लगातार धमाके हो रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं और एक तरीके से रूसी सेना खार्किव को अपने कब्जे में कर लेना चाहती है। और सिर्फ ये बात खार्किव की ही नहीं है, यूक्रेन का 60% हिस्सा लगभग रूस के हमलों का शिकार हो चुका है। राजधानी कीव हो, चेरनीहिव हो, खार्किव हो, सुमी, ओडेसा, मरियापोल, जोतमर और बोर्द्यांका जैसे शहर लहूलुहान हैं। लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें गिराई जा रही हैं, टैंकों से तोप के गोले छोड़े जा रहे हैं। आलम यह है कि यूक्रेन लगभग तहस नहस हो रहा है। रूस के इस हमले ने उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया की नजर में इस वक्त विलेन नंबर 1 बनाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पुतिन को आज तानाशाह कह दिया। लेकिन सवाल है कि क्या इस हमले के लिए सिर्फ और सिर्फ पुतिन या फिर रूस ही अकेला गुनहगार है? मैं कोई रूस की हिमायत यहां पर नहीं कर रहा हूं, न ही यूक्रेन पर उसके हमले को सही ठहरा रहा हूं, न ही युद्ध की बातों को मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि परमाणु हमले की धमकी देने वाले को सही कैसे ठहराया जा सकता है। लेकिन यह सवाल जरूर उठ रहा है कि रूस को ऐसा करने के लिए मजबूर किसने किया? क्या पुतिन अचानक रातों रात पगला गए, बौखला गए? क्यों वो पूरी सेना के साथ कूद पड़े हैं यूक्रेन में? क्योंकि इस पूरे हमले में रूसी सैनिक भी, रूसी असले का भी बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा है। कल इंडिया चाहता है, मैं इसी कार्यक्रम में मैंने आपसे एक पोल किया था, आपके साथ एक सवाल पूछा था कि रूस यूक्रेन महायुद्ध में खलनायक सबसे बड़ा कौन है? तो उसमें नाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साथ रूस के पुतिन और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की का भी था। लेकिन आधे से ज्यादा लोगों ने, जिन्होंने उस पोल में हिस्सा लिया, उन्होंने बाइडेन को, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सबसे बड़ा विलेन बताया इस रूस और यूक्रेन के युद्ध का। लेकिन इसीलिए सवाल आज ये है कि सिर्फ पुतिन ही जिम्मेदार या गुनहगार कैसे हो सकते हैं? अमेरिका दरअसल लगातार यूक्रेन को उकसा रहा था, रूस को चिढ़ा रहा था, रूस के सर पे अपनी सेना को काबिज कराना चाहता था। उसके कंधे पर बंदूक रखकर रूस पर चाल चलने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, लेकिन खुद बहुत दूर से तमाशा देखता रहा। सब कुछ उसके हिसाब से होता रहे, यह अमेरिका इंश्योर कर रहा था, लेकिन खुद युद्ध में ना कूदे, यह भी अमेरिका चाहता था। और आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो बहुत कुछ वही है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने देखी होगी, सोची होगी। आज आलम यह है कि रूस यूक्रेन के बीच दूसरे चरण की आज की बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। इन सब के बीच सवाल है कि भारत आज क्या करेगा? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं और रूस के साथ भी वो दोस्ती रखना चाहता है। यूक्रेन भी उसका पुराना दोस्त है। इस युद्ध के हालात में भारत ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर दूसरे मंचों तक पर अपनी मंशा जता दी है कि वो निष्पक्ष है, तटस्थ है और वो शांति चाहता है, दोस्ती चाहता है तमाम मुल्कों के बीच में। भारत गुट निरपेक्षता की नीति का पालन कर रहा है, जो आज़ादी के बाद से लगभग 75 सालों से भारत की सबसे अहम विदेश नीति का हिस्सा रहा है, गुट निरपेक्ष होना, नॉन अलाइन होना। लेकिन कल खार्किव में भारतीय छात्र नवीन शिखरप्पा की मौत के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि भारत को आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि रूसी हमले में हमारा जवान मारा गया है, हमारा छात्र मारा गया, हमारा भारतीय खून बहा है। तो क्या भारत को रूस के खिलाफ जाना चाहिए संयुक्त राष्ट्र की आज होने वाली वोटिंग में? यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से आज 2 बार अर्जेंट एडवाइजरी आई कि वहां फंसे छात्र आज रात 9:30 बजे स्थानीय समय के मुताबिक 9:30 बजे के पहले किसी भी हालत में खार्किव को छोड़ दें। उन्होंने खार्किव से 11 किलोमीटर दूर पोसेचीन, 16 किलोमीटर दूर बोज़-ल्यूदोवा और 12 किलोमीटर दूर बाबई पहुंचने के निर्देश दिए गए, क्योंकि वहां सिटी काउंसिल से क्रूज मिसाइल टकराई है। खार्किव स्टेशन पर हजारों भारतीय फंसे हुए हैं।
वहां से ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। यहां तक कहा गया है इस एडवाइजरी में कि छात्र और लोग चाहें तो वो पैदल चलकर इस रास्तों को नाप सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात कर सकते हैं। मकसद अपने नागरिकों को सेफ पैसेज देना है, सुरक्षित यूक्रेन से बाहर निकालना है। अब विश्व राजनीति में भारत अपनी भूमिका किस तरीके से निभाएगा, आज मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। रूस यूक्रेन महायुद्ध में भारत की भूमिका संयुक्त राष्ट्र में क्या होनी चाहिए, आप वोट कर सकते हैं। ए ऑप्शन है कि भारत रूस के साथ दिखे, बी ऑप्शन है भारत यूक्रेन के साथ दिखे, और सी ऑप्शन है निष्पक्ष या तटस्थ या दोनों के खिलाफ नहीं दिखे। ये भारत को क्या करना चाहिए, ये मैं आप तमाम भाई बहनों से पूछना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर आप अपना जवाब जरूर दें। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी मैं जरूर दिखाऊंगा। आज का दिन रूस यूक्रेन महायुद्ध के लिए बहुत अहम है। घटना चक्र बहुत तेजी से बदला है। इसमें 4 बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। क्या रूस परमाणु युद्ध कर सकता है, जिसकी धमकी वो कई दिनों से देता आ रहा था? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस परमाणु युद्ध कर सकता है। दूसरा सवाल कि क्या यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस कब्जा कर लेगा आज रात को? क्या कीव के लिए कयामत की रात है? तीसरा सवाल कि क्या पुतिन की प्राइवेट सेना यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी कोर टीम को मारने की साजिश रच रही है? और चौथा सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत क्या करे? इन्हीं सवालों से टकराने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। मेरे साथ पूर्व डिप्लोमेट दीपक बोरा साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मॉस्को में 3 साल तक रह चुके रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी जी भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी साथ स्वागत है। और बम और बारूद के बीच यूक्रेन के लीव शहर से मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हैं, जो कीव से निकलकर अब लीव पहुंच गए हैं और इस वक्त वहां पर हैं। मैं पहला सवाल प्रणय आपसे लेता हूं। 2 सवाल है इनफैक्ट, क्योंकि आप विदेश मंत्रालय कवर भी करते हैं, हमारे डिप्लोमेटिक एडिटर भी हैं, अभी आप वॉर जोन में हैं। क्या करेगा भारत संयुक्त राष्ट्र में, वही निष्पक्ष, या आज भारत का रुख जो होगा वो थोड़ा सा रूस के खिलाफ जा सकता है? हमारा एक हिंदुस्तानी बच्चा शहीद हुआ है, मारा गया है। देखिए, मुझे लगता है सुमित कि इस सवाल का जवाब बहुत हद तक उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता हुआ दिखेगा आपको संयुक्त राष्ट्र के अंदर, जो कि भारत फॉरेन पॉलिसी के तौर पर अपनाता आया है। लेकिन निश्चित रूप से भारत की चिंताएं बढ़ी हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इन 2 देशों की लड़ाई में भारत तीसरे देश के तौर पर एक कोलेटरल डैमेज को झेलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर भारत का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की पहचान यूरोपीय देश के तौर पर हो या सोवियत संघ से निकले हुए एक रूसी प्रभाव वाले मुल्क के तौर पर हो, ये यूक्रेन की पहचान की लड़ाई है। लेकिन इससे भारत का सीधे तौर पर कोई देना नहीं है। लेकिन यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में $5 बिलियन अपने स्टूडेंट्स के जरिए कंट्रीब्यूट करने वाले भारत को अगर इस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ रही हो कि उसको अपने छात्रों को निकालने के लिए, स्टूडेंट्स को निकालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, आज एडवाइजरी जारी कर देने के बावजूद रूस से 24 फरवरी से भारत लगातार कह रहा है कि खार्किव से जो वोल्गोरोद का बॉर्डर है, जो सबसे नजदीक पड़ता है, वहां से सेफ पैसेज मिल जाए, लेकिन वहां से भी रास्ता अभी नहीं मिल पा रहा है। सूमी में भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं, करीब 1000 भारतीय बच्चे वहां फंसे हुए हैं और लगातार मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, संकट गहराता चला जा रहा है। तो ऐसे में भारत हर बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के तौर पर भी और संयुक्त राष्ट्र के एक जिम्मेदार मेंबर के तौर पर भी भारत लगातार ये कहता आया है कि भारतीयों की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है और इस लड़ाई के अंदर भारतीयों का खामियाजा हो रहा है। और जो उसका सबसे खराब परिणाम है वो कल हमको देखने को मिला जब खार्किव के अंदर नवीन की मौत हुई। तो निश्चित रूप से ये चिंताएं बढ़ी हैं और लीव के इस शहर में, जिस जगह मैं समित खड़ा हूं, यहां पर लगातार भारतीय छात्रों के आने का सिलसिला है। 24-24 घंटे ट्रेनों में सफर करके ये बच्चे यहां पहुंच रहे हैं। ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है उन्हें, सड़कों से आने का रास्ता बेहद मुश्किल हो चुका है। भारत को अपने दूतावास को इसी शहर में लीव में शिफ्ट करना पड़ा है कैंप ऑफिस के तौर पर, क्योंकि सुरक्षा के हालात अब कीव में अच्छे नहीं रहे हैं। तो ऐसी मुश्किल हालात में वॉर जोन के अंदर भारतीय जानों को कैसे बचाया जाए, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल सरकार के सामने यही है, पूरे भारत के सामने सबसे यही है और यही चीज तय करेगी कि आगे भारत का रुख क्या होगा, कि अगर भारत की क्या स्थिति है, किन मुश्किल परिस्थितियों में भारत के बच्चे इस वक्त यूक्रेन में हैं। और ये सब चीजें हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक नागरिक इस वक्त टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ है। सबको चिंता है कि जो कुछ नवीन के साथ हुआ वो किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए।
दो खास मेहमान हैं, उनके साथ यही सवाल उनके सामने रखूंगा जो मैंने आज देश की आवाम के सामने रखा है। वोरा साहब, पहले आपसे, क्योंकि आप डिप्लोमेट हैं, आप रूस में काम कर चुके हैं, आप बहुत अच्छे से विदेश नीति को समझते हैं, जानते हैं। आज का दिन क्या भारत के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हमारी सरकार के लिए कठिन दिन होगा कि क्या करना चाहिए यूएनजीए में? आभारी हूं आपका एक बार फिर कि आपने मौका दिया अपने शानदार चैनल में शामिल होने का और आपसे सीखने का, और दूसरे विशेषज्ञ जनरल साहब जो हैं उनकी भी बात बड़े ध्यान से सुनूंगा। मैं इस समय भारत में नहीं हूं, मैं न्यूयॉर्क में हूं, अपनी चिकित्सा के लिए आया हूं, और मेरे पीछे से जो आप वर्चुअल बैकग्राउंड देख रहे हैं वो यूनाइटेड नेशंस प्लाजा से दूसरी नदी के दूसरी तरफ है। आपने अभी पूछा भारत को क्या करना चाहिए। सर, इसके लिए बहुत दूर हमको नहीं जाना है। स्वाधीनता से पहले भी, आजादी से पहले भी हमारी क्या रही है छवि, हमेशा हमारी पॉलिसी क्या रही है कि सबसे पहले शांति स्थापित करिए। ये गुट निरपेक्ष इज अ डिफरेंट थिंग, नॉन अलाइनमेंट का इससे कोई संबंध नहीं है। हम चाहते हैं पहले कहीं भी जंग हो, हम हमेशा कहते हैं शांत हो जाइए, लड़िए मत। उसके बाद टेबल पे आके बैठिए और हमें बताइए कि अब क्या समस्या है आपकी। श्रीलंका में भी हमने यही कहा था, नेपाल में भी दोनों पक्षों को यही कहा, जहां जहां होता है ये हमारी पॉलिसी है। सो इट्स टू सेपरेट थिंग्स। एक बार शांति हो जाए फिर टेबल पे आके बैठिए। जनरल साहब क्षमा करेंगे, मैं कहना चाहता हूं जो चर्चिल ने कहा था, वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स, तो अब हमारे डिप्लोमेट्स पे छोड़ दीजिए। एक बार गर्मी जो है वो थोड़ी ठंडी हो जाए। जहां पे मैं हूं सर, मैं अपना मफलर टाइट कर रहा था, आपने देखा होगा स्क्रीन पे। क्षमा चाहता हूँ क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पर और अभी कोई हीटिंग में समस्या हो गई है, तो आई वाज जस्ट प्रोटेक्टिंग माय नेक। तो मुझे ये लगता है सर कि जरूर बातचीत होगी। अगर कॉन्डेमनेशन किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो वी शुड एब्सटेन, क्योंकि कंडेम करने से कुछ नहीं होता है सर। अगर उन्होंने अपील की फॉर अ सीज फायर, हमें समर्थन करना है सर। जब कंडेम करते हो ना किसी को, नाक उसकी आप नाली में डालते हो तो वो और ऑब्स्टिनेट हो जाता है, वो कहता है अच्छा मैं दिखाता हूं तुम लोग। यही बेसिक कहानी है। बहुत अच्छी बात आपने की। उसके बाद नेटो ने आना है कि इस रेजोल्यूशन में होता क्या है, ये सिर्फ कंडेमिनेशन होता है या सीज फायर की बात होती है? अकॉर्डिंगली भारत अपना स्टैंड तय करेगा। जनरल साहब, मैं यही सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। हिंदुस्तान की आवाम को भी अपना मन बनाने में आसानी होगी। जब नवीन शेखरप्पा की एक बम हादसे में, एक बमबारी में मृत्यु हुई खारकीव में, आज खारकीव में अचानक एडवाइजरी आई कि खाली कर दो 4 घंटे 5 घंटे के भीतर। लड़कों को कहा गया, बच्चों को कहा गया कि पैदल चल दो 11 किलोमीटर 15 किलोमीटर, लेकिन निकल जाओ उस इलाके से। इन परिस्थितियों में क्या करेगा भारत आज यूएनजीए में जब वोटिंग के लिए रेजोल्यूशन आएगा? आपको क्या लगता है? सुमित जी, फर्स्टली बहुत शुक्रिया आप मुझे इनवाइट करने के लिए अपने चैनल के ऊपर, और साथ में मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि वोरा साहब साथ में आज जुड़े हुए हैं इस बातचीत के अंदर। आई थिंक सबसे पहले जो उन्होंने कहा है, आई थिंक 2 चीज़ें जो इंडिया का स्टैंड हर चीज़ पे रहा है, पीस इज़ द फर्स्ट आंसर, कि मतलब सबसे पहले शांति हो, लड़ाई को बंद किया जाए और उसके बाद फिर बातचीत की जाए। एंड आई थिंक जो उन्होंने कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट नॉट द वॉर बी लेफ्ट टू द जनरल्स टू मैनेज। जो टैक्टिकल बैटलफील्ड की बात है वो उनकी बात सही है, बट जो पॉलिटिको डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि करेक्ट तरह से अब हिंदुस्तान अपना स्थान बनाए। और कंडमनेशन से और किसी को कंडेम करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो ज़्यादा, उन्होंने करेक्टली बताया कि बहुत ऑब्स्टिनेट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने कहा है, आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। पीस इज़ दी प्रोसेस जो होनी चाहिए, और उसके लिए हमारी सपोर्ट होनी चाहिए, उसके लिए हमारा वोट होना चाहिए, और उसके बाद डिप्लोमेसी इज़ दी आंसर, दैट दे शुड सिट डाउन, टॉक करें एक दूसरे के साथ, पता लगाएं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। जो कारण है इस लड़ाई का वो तो हम पिछले 5-6 दिन से हम सभी देख रहे हैं, सबको पता है कि गलती किसकी है। और अगर जैसे आपने अपने पोल के साथ बताया, लगता है कि जो बाइडन को ही ज़्यादा सब लोग कह रहे हैं जिम्मेवार बिठा रहे हैं, बिकॉज जिस प्रकार की रणनीति उन्होंने अप्लाई की है रशिया के अगेंस्ट पिछले कई सालों से, ट्रंप के टाइम से और अब बाइडन के टाइम में, एक तरह से अनफेयर रही है। बिकॉज उसकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को उनको ख्याल रखना चाहिए। इसका कोई एस्पिरेशन नहीं थे कि लड़ाई करके बाहर जाने और के लिए। और जनरल साहब, अब तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अब तो उन्होंने पुतिन को, अब तो पुतिन को डिक्टेटर बोल रहे हैं। आज उन्होंने स्पीच दिया, उसमें पुतिन को डिक्टेटर एक नहीं 2 बार कहा। अब ये चीजें, और एक बार भी पीस की अपील नहीं की, एक बार भी वॉर खत्म करने की बात नहीं की।
रेजिलियंस की बात की कि यूक्रेन के लोग बड़े हिम्मती हैं, करेजियस हैं, ऑल दोस थिंग। इन सब के बीच में अगर वो ऐसा लगता है कि वो रिजॉल्व करना नहीं चाह रहे थे, एक इंप्रेशन ये आता है जनरल साहब। बड़ा साहब मैं आता हूँ आफ्टर दिस। करेक्ट। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि एकदम सही आप कह रहे हैं कि किसी ने भी, जो यूरोपियन यूनियन के जो स्टेट्स हैं उन्होंने कईयों ने कहा है कि पहले बातचीत होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, ये आप इसके ऊपर सैंक्शंस दे रहे हैं वो मत करिए। बट यूएस ने किसी भी स्टेटमेंट के अंदर ये रेजोल्यूशन के बारे में बात नहीं की है, सिर्फ उनको कंडेम करके और उनके ऊपर सैंक्शंस की बात की जा रही है। तो आप एब्सोल्युटली राइट जो कह रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं टीवीज़ के ऊपर और जो हमने स्पीचेस सुने एक्सपर्ट्स, यूएसए ने किसी भी स्टेज के ऊपर, मेरे को लगता है कि जो वो पुरानी दुश्मनी है वो अभी तक लोगों को खलती है कि वो देखते हैं कि जिसका नाक, कि रशिया को जहाँ तक हो सके उसको उसका नाक नीचे रगड़ा जा सके तो करना चाहिए। दीपक वोरा साहब, पीस की बात नहीं हुई है। जो बात जनरल सानी कह रहे हैं, मैं वोरा साहब आप ही की बात को आगे ले आता हूँ वोरा साहब के पास। सॉरी साहब, वोरा साहब इसी के साथ एक सवाल और जोड़ देता हूँ इसमें, क्या बाइडेन साहब अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हैं? क्योंकि बीते 1-1.25 साल के उनके टेन्योर में ये ठप्पा उन पे लग रहा था कि ये कमजोर राष्ट्रपति आ गया है जो डरपोक किस्म का है, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो चाहे इसका मामला हो। क्या इस क्राइसिस के जरिए बाइडेन साहब उस गिरी हुई छवि को उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं? मैं यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा हूं, आप जो बाइडेन के बारे में सवाल मुझसे पूछ रहे तो उसका डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले जो जनरल साहब ने कहा है उससे नोबडी कैन डिसएग्री। उनका तजुर्बा और उनकी इंटेलिजेंस इतनी शार्प है कि ही इज अंडरस्टूड द होल थिंग। अभी सर कल मैं सुन रहा था, कुछ ही घंटे हुए थे मुझे न्यूयॉर्क में लैंड किए, तो बाइडेन साहब अपना स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस दे रहे थे। पहले 20 मिनट में पुतिन चोर, पुतिन डाकू, पुतिन बदमाश, ये वो यूक्रेन के लोग बड़े बहादुर हैं, वो उसका मुकाबला करेंगे, वो रोल ओवर। उसके बाद फिर बोला कि हाँ एक चीज है कि अमेरिकी और रूसी फौजों की आपस में भिड़ने की अभी टाइम नहीं आया, अभी तो यूक्रेनियंस को लड़ने दो और मरने दो। और फिर जब ये सब कुछ इतना कुछ बोल दिया, बोले ओ सॉरी भूल गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है 40 साल से, पिछले 40 साल से सबसे ज्यादा हो गई है, और वो महामारी फंसी, हाँ उसका भी बताता हूँ मैं क्या करना। He is totally disoriented, totally distracted. दुनिया सुनना चाह रही थी वो यूक्रेन का बता, वो पुतिन बदमाश, पुतिन बदमाश, पुतिन बदमाश। एंड इन एनी केस अमेरिका एक इंसुलर सोसाइटी है, इन्फ्लेशन इज हर्टिंग देम, महामारी इज हर्टिंग देम। अरे उसके बारे तो कुछ बता कि क्या हो रहा है, नहीं वो पुतिन को गाली दे देंगे, फर्स्ट थिंग। दूसरा जो जनरल साहब ने मेरे को कहा है कि इसकी एंड गेम क्या होने वाली है जी। अगर वो ऐड करते हैं कि जी शांति भी होनी चाहिए पर पुतिन बदमाश है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो फिर हम ये लिख देते हैं कि शांति भी होनी चाहिए, पुतिन भी बदमाश है, बाइडेन भी बदमाश है, ज़ेलेंस्की भी बदमाश है, दुनिया के जितने 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूएन के, सबके लीडर्स बदमाश। ये कौन सी बात होगी? एंड यूनाइटेड नेशंस इज नोन फॉर बीइंग मिसिंग इन एक्शन। बॉलीवुड की फिल्में देखता था ना बचपन में, जब मारा पीटी खत्म हो जाती तो पुलिस आती थी, कौन है कौन है कौन है, तो यही लगता है यूएन का हाल आज चल रहा है। फिर एक डिमांड की गई कि रूस की वीटो ले ली जाए, सुभान अल्लाह, वीटा ले लीजिए उनसे। तो यानी कितनी देर से कह रहे थे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये नहीं चेंज किया जा सकता, अब एकदम से आ गया है। When it suits you, सब कुछ हो सकता है, जब नहीं करना है तो कुछ नहीं हो सकता। मैं यही बात अब दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब भारत ये चाहता रहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो वीटो कंट्रीज हैं उनकी संख्या बढ़े और भारत को उसमें इंक्लूड किया जाए, तब हमेशा ये सब मुल्क एक साथ हो जाते हैं, पांचों के पांचों, और मना कर देते किसी भी मुल्क को कि वो पावर, उसके परमानेंट मेंबरशिप वाली पावर्स उसके पास नहीं आनी चाहिए। अब से कुछ मिनटों के बाद महासभा में 193 देश वोटिंग करने वाले हैं। रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा, जैसा कि खबर हमको मिल रही है। इसमें किस कंट्री का रुख क्या होता है, नया वर्ल्ड ऑर्डर भी समझ में आएगा इस पूरी वोटिंग के दौरान। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के इस पूरी महासभा में जो कुछ चल रहा है उस पर भी दुनिया नजर जरूर रखे। यूक्रेन में मरते हुए लोग, जलते हुए शहर, हर घड़ी दहशत, कभी आसमान से बरसता बारूद, कभी जमीन से आती तेज रफ्तार मौत, और इन सब के बीच दुनिया में मची उथल पुथल। कोई रूस के साथ तो कोई रूस को मिटाने के लिए खड़ा। Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundation of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. और सियासत के इस खेल में शिकार बनते मासूम लोग, अपनों को खो चुके लोगों के आंसू और बेइंतहा दर्द।
इसके बावजूद हार न मानने का यूक्रेन का जज्बा ऐसा कि वो रूस की ताकतवर सेना के सामने खड़ा है, बिना अपनी जान की परवाह किए। Ми допомагаємо один одному. Ми боїмося один за одного. Вчора зранку на площі Свободи ми всі були харків'янами. और दूसरी तरफ रूस है जो वैक्यूम बम के बाद अब एटम बम चलाने और तीसरे विश्व युद्ध की हाहाकारी घोषणा करने में लगा है। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग होने जा रही है और इसमें बहुतों की नजर हिंदुस्तान पर है। चाहे रूस हो या उसके विरोधी देश, सबकी उम्मीदें हिंदुस्तान पर टिकी हैं। We are strategic allies with India. We are very much grateful to India for its balanced position that has been displayed at the UN. As I said, India understands the depth of the current crisis. So India is a huge country and has a great diplomacy, so they know what to do. I'm not the person who gives advices, or neither is Germany or other countries. In this moment, I think it's important for all of us to stand up for the protection of the international law. दुनिया में लगभग सभी देश रूस की निंदा कर रहे हैं, लेकिन भारत इसे लेकर निष्पक्ष बना हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ आए प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया था। भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने भारत से पुतिन से बातचीत कर जंग रोकने की अपील करने को कहा था। पीएम मोदी युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन से बात करने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष थे। पीएम मोदी ने पुतिन से युद्ध रोकने और बातचीत से मसला हल करने की अपील भी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की थी। जेलेंस्की ने इस मसले पर भारत का समर्थन मांगा है। India is deeply concerned that the situation in Ukraine continues to deteriorate. We reiterate our call for immediate cessation of violence and an end to hostilities. My government firmly believes that there is no other choice but to return to the path of diplomacy. ये जंग भले ही रूस और यूक्रेन के बीच हो रही हो, लेकिन इस लड़ाई में अमेरिका की भी भूमिका रही है। भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ सालों के दौरान खासे मजबूत हुए हैं और दोनों की साझेदारी बढ़ी है। वहीं रूस के साथ भी भारत के ऐतिहासिक रिश्ते हैं। ऐसे में सवाल इस चीज को लेकर भी उठ रहे हैं कि कहीं रूस का विरोध न करने की सूरत में भारत को इसका खामियाजा तो नहीं उठाना पड़ेगा। शीत युद्ध के वक्त भारत ने गुटनिरपेक्ष देशों का एक समूह बनाया था, जो न अमेरिका के साथ था न सोवियत संघ के। भारत आज भी उसी जगह खड़ा है। भारत के इस रुख की एक बड़ी वजह यह है कि उसके नागरिक बड़ी संख्या में यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में भारत का किसी एक देश के साथ खड़े होना उसके नागरिकों की जान के लिए खतरा बढ़ा सकता है। भारत की पहली प्राथमिकता उसके नागरिकों को यूक्रेन से निकालना है, लेकिन जंग की वजह से दो खेमों में बटी दुनिया के बीच रूस या यूक्रेन के साथ ना खड़े होना भारत की विदेश नीति पर कोई असर नहीं डालेगा। ये समझाना दुनिया को भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लीब में मुकेश यादव और प्रणय उपाध्याय के साथ बुखारेस्ट में संजीव कापड़ी के साथ विकास भदौरिया। और अब बात करेंगे आज के इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर, जो कुछ यूक्रेन में चल रहा है, रूस के खिलाफ जो जंग चल रही है। दो खास मेहमान और जुड़ गए मेरे साथ। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जेड तारड़ साहब हैं और रूस में मॉस्को में काम करने वाली हिंदुस्तानी मूल की पत्रकार हैं आरती सोनी, जो कि वॉइस ऑफ रशिया के लिए काम करती है, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। दीपक वोरा साहब और जनरल साहब तो पहले से ही मौजूद हैं, प्रणय भी वहाँ मौजूद है। लेकिन जेड तारड़, मेरा पहला सवाल आपसे है, आज जब प्रेसिडेंट बाइडेन स्पीच दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो वॉर को ख़त्म होते देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा इंप्रेशन क्यों आया कि वो पुतिन को ज़्यादा एलिज कर रहे हैं वॉर के लिए, रादर देन ये एफर्ट करें कि ये वॉर ख़त्म हो? देखिए, आई थिंक सुमित जी, असल में बात यह है कि अगर किसी ने आपके सर पर बंदूक रखी हुई है और आपके मासूम नागरिकों पर बम मिसाइल मुसलसल गिर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मुश्किल ही है कि हम कहें कि अब वक्त आ गया कि हम बातचीत करें और मसलों का हल ढूंढें।
जबकि हमने इंतहाई कोशिश की है। महीने से हम पूछ रहे थे पुतिन से, क्रेमलिन से, कि हम मेज़ पे आके बैठक करके जितने भी आपके मसले हैं उनका हल ढूंढ लेंगे। सिर्फ हम नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, नेटो, यूरोपियन यूनियन सब तैयार थे। आपने भी देखा होगा कि खुद फ्रांस ने भी बहुत कोशिश की है, सिर्फ हम नहीं थे अकेले। लेकिन उन्होंने इनकार किया। उन्होंने इसके बावजूद एक नाजायज़ युद्ध शुरू किया और अब हम देख रहे हैं कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो कीव में जाएं और वो खरकीव में के सेंटर पे जाएं। तो अब ये सच है कि हमें नहीं लग रहा कि आप तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि आपने बहुत कोशिश की लेकिन पुतिन साहब नहीं माने और पुतिन साहब वॉर में चले गए और यूक्रेन पर अटैक कर दिया। मैं मॉस्को में क्या, क्रेमलिन का क्या व्यू है जानता हूं। आरती सोनी मेरे साथ हैं। आरती जी, पुतिन साहब की जिद की वजह से ये हुआ, अमेरिका का सीधे एलिगेशन? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पहले तो मैं आपके जो प्रवक्ता है अमेरिका से, उनकी भी वार्ता सुन रही थी जो उन्होंने बोला है। तो रूस कब्जा करना चाहता है या रूस ने हमला किया है, नाजायज हमला जो बोला जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मैं एक बार और उदाहरण दे चुकी, भारत और पाकिस्तान दो देशों के जो तुलना की जाए, एक बड़ा है एक छोटा है। एक जो आरती जी थोड़ा सा आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट में आऊंगा, लौटूंगा। एक बड़ी खबर आ गई है, लेट मी मेक इट दिस अनाउंसमेंट। ब्रेकिंग न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक बार फिर फोन पर बातचीत कर ली है। इस बातचीत में क्या डिटेल हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के मद्देनजर, वो बहुत अहम हो जाता है। ऑफिशियल रिलीज, प्रेस रिलीज आना बाकी है विदेश मंत्रालय की तरफ से। अभी इस बात की कंफर्मेशन है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। थोड़ी देर में पूरी बातचीत का ब्यौरा मिलेगा, मैं आपको उसके लिए भी अपडेट करूंगा। लेकिन तुरंत चलते हैं वापस आरती जी के पास। आरती जी, आप कह रही हैं कि जेड तारड़ या जो बाइडेन ने जो कहा वो गलत कहा। जी बोलिए, कंप्लीट करिए। देखिए, उकसाने वाली कार्रवाई कई बार यूक्रेन के द्वारा की गई है। जब रूस को मालूम है पूरी तरह से कि हाँ, पोलैंड और रोमानिया के जो सीमावर्ती यूक्रेन के क्षेत्र हैं वहाँ फाशिज्म का बढ़ावा मिल रहा है, तो इसीलिए रूस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और लुगांस्क और दनेस्क रूस ने हमला किया, रूस ने हमला नहीं किया है। लुगांस्क और दनेस्क जो यूक्रेन के अब क्षेत्र नहीं है, उन दोनों देशों के नेताओं ने, जो ऑटोनॉमस क्षेत्र कहे जाते हैं, वो उन्होंने खुद आकर रूस में, मॉस्को में बैठकर संधि पर हस्ताक्षर किए कि हमें जब आपकी मदद की जरूरत होगी तो रूस हमेशा मदद करेगा। तो किस बात पे कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया या कब्जा करने की रूस की नीति है? तारड़ साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि लुहांस और दोनेत्स्क जो दो सोवियत कंट्री जिनको मॉस्को ने अनाउंस किया, पुतिन साहब ने अनाउंस किया, वो देश ऐसा चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, यूक्रेन के खिलाफ निकल जाएं। जी दोनों देशों ने मेरा सवाल तारड़ साहब से, आरती जी जस्ट होल्ड ऑन, मेरा सवाल तारड़ साहब से। जी प्लीज मिस्टर तारड़। जी सुमित जी, अगर हम देखें तो तस्वीर हमें ये आती है कि पहली बात तो ये है कि जिस हद तक, जिस बेशरम हद तक झूठ निकलती है मॉस्को से, मैं हैरान रह जाता हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, देखिए, क्रीमिया और ईस्टर्न यूक्रेन, बिल्कुल आप मेरी बात ना माने, आप चाहे OSCE को देख लें, यूरोपियन यूनियन को देख लें, यूनाइटेड नेशंस को देख लें, कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एंटिटी नहीं है इस पूरी विश्व में जो रूस का कहना मानते हैं। ठीक है, तो मेरी बात ना माने आप पूरी दुनिया की जो है वो उनकी बात माने कि जो कब्जा हम देख रहे हैं। क्या चीन आपकी बात मान रहा है मिस्टर तारड़? क्या चाइना आपके साथ खड़ा है जाहिर बात इस इशू पे? नाजायज है। आई डोंट थिंक सो। चाइना तो न्यूट्रल साउंड कर रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। जो चीन का, जी देखिए, जब चीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके जो किरदार है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, इतना मैं मानूंगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी एक पॉजिटिव किरदार हो। लेकिन ये कहते हुए हम UN सिक्योरिटी काउंसिल को देख लेते हैं, उनके वोट को देख लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने अब्सटेन किया है उस वोट में, जहाँ हमने एक ऐसा रेजोल्यूशन को कायम किया है जो कि कह रहा है ऑफिशियली अंतर्राष्ट्रीय कानून के तौर पर
लेकिन उन्होंने वो वीटो नहीं किया, उन्होंने नो भी वोट नहीं किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी ऐसा देश नहीं है, ख़ास तौर पर नहीं वो चाइना, देश नहीं जब आपके साथ के रूस के बाद तारड़ साहब, जब फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये तमाम, जापान, ये तमाम देश आपके साथ खड़े हो सकते थे, तो चीन भी खड़ा हो सकता था, भारत भी खड़ा हो सकता था, यूएई भी खड़ा हो सकता था। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि वो आपके साथ नहीं खड़े हुए। अब ये कह देना कि सारा दुनिया जो है वो रूस के साथ, अमेरिका के साथ खड़ा है। आरती जी क्या, सॉरी, लेकिन यहाँ में जी कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए तारड़ साहब। जी सुमित जी थोड़ा सा आपको इख्तलाफ करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो वही बात बनी कि घर से 90 या घर पे 90 मार्क्स लेके आ रहे हैं, कोई पूछता है कि बाकी 10 मार्क्स कहाँ गए। हाँ, ये हकीकत है कि कई देश ने ये भी फैसला लिया है, उनका अपना हक है कि वो फैसला लें कि उन्होंने कहाँ पे एग्जैक्टली उनका लाइन कहाँ है। आरती सोनी जी, दुनिया में रूस अलग थलग पड़ गया है, अमेरिका का ये कहना है, उनके साथ दोस्त नहीं है। अब पूरी दुनिया आपकी मुखालफत कर रही है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, अक्रॉस द ग्लोब। देखिए, सच्चाई सबके सामने आ जाती है अपने आप। अमेरिका ने इराक पे हमला किया, लीबिया पर हमला किया, क्या हुआ आखिर में? अफगानिस्तान को बतलाया कि वहां पर आतंकवाद है, हर जगह तो अपना छोड़कर आ गया। और उसके बाद में यूएन के जितने भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, और उनके द्वारा फिर इसकी भरपाई की गई, राहत सामग्री भेजी गई है या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए काम किया गया है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो यहाँ पर बात जैसे की जा रही है यूक्रेन की, तो यूक्रेन में बिल्कुल दूसरी स्थिति है। यूक्रेन में बहुत से रूसी नागरिक रहते हैं, रूसी भाषा बोलने वाले। और यहाँ ये बात समझनी होगी, पूर्व सोवियत संघ ये एक देश था, यूक्रेन बाद में बना है। यदि आप जार के बाद के समय का देखेंगे, 1817 या 1917 के बाद के समय देखें, तब यूक्रेन प्रकाश में आया है। उसके बाद रोमानिया अलग हुआ है, युगोस्लाविया युद्ध का सबको मैं आपको वापस 2022 में ले आता हूँ, 1817 से निकाल के 200 साल आगे। मुझे भविष्य की चिंता ज़्यादा, इतिहास में जो हो गया सो हो गया। ये बताइए आरती सोनी, आप क्योंकि मॉस्को में बैठी हैं, क्रेमलिन को नज़र रखती हैं, अंत कैसे होगा? ये बमबारी ऐसे ही चलती रहेगी? ऐसे ही मासूम बच्चे मारे जाते रहेंगे? मासूम लोगों पे इसी तरीके से जुल्म होता रहेगा? क्या चाहते हैं पुतिन साहब, क्या चाहते हैं? ज़ेलेंस्की का इस्तीफा या ज़ेलेंस्की का सर कलम करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं वो? सर कलम तो नहीं करना चाहेगा। रूस की आर्मी के बारे में एक बात बोलना चाहूंगी कि रूस की आर्मी जो है या सेना है, वो कभी भी आम नागरिकों के ऊपर हमला नहीं बोलेगी। ये बात मैं 100% बोल सकती हूँ। रूस की आर्मी कभी भी, सेना कभी भी बच्चों पर हमला नहीं करेगी। कल ये बात एक अपना इंडियन भाई मारा गया है, एक इंडियन छात्र मारा गया है उसी बॉम्ब अटैक में। वो भी एक सिविलियन था, वो कोई आर्मी का आदमी नहीं था, पढ़ने गया था, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। आरती जी, ये भी सच्चाई है। मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि आपकी सेना क्या करेगी क्या करेगी। मुझे बताइए पुतिन साहब क्या चाहते हैं कि कीव में कौन होना चाहिए, कौन उनकी पसंद है? व्लादिमीर पुतिन यही चाहेंगे शांति वार्ता हो और वहां पे शांति की स्थापना हो, और फाशिज्म को, एक बार और फिर से बोल रही हूँ, नाजीवाद को खत्म करने के लिए ही रूस की सेना। तारड़ साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात सुन के? तारड़ साहब सर हिला रहे हैं। तारड़ साहब योर टर्न। नहीं चाहती है ना कुछ, वहां पे बस चाहती है कि शांति प्रिय सरकार की स्थापना हो। तारड़ साहब बोलिए। जी सुमित जी, ये आपने खुद ही सुना है, ये सब बहाने हैं, बल्कि इतने अजीब बहाने हैं कि शायद मुश्किल ही है कि हम इनको माने। जैसे नाज़ीज़ हैं यूक्रेन में, जब ज़ेलेंस्की के खुद उनके एंसेस्टर्स, उनके दादा खुद नाज़ी के ख़िलाफ़ लड़ें, तो बड़ी अजीब किस्म के बहाने हम सुनते हैं मॉस्को से, पुतिन से। लेकिन एक सच्चाई है इन पूरे बहानों में। आपने सुना है, खुद सुना है कि यूक्रेन कभी नहीं होता था, तो ये असल में रूस का एक हिस्सा है। और फिर वहाँ से बात कहाँ जाती है? फ़ौरन स्लोवेनिया, युगोस्लाविया वगैरह वगैरह। यानी कि हम समझते हैं, और ये राष्ट्रपति बाइडेन का भी यही सोच है, कि पुतिन एक नया इंपीरियलिस्ट ज़ार बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो 19th सेंचुरी में इंपीरियल रूस था, वो उसको नया तरीके से वापस लेके आना चाहता है।
और यूक्रेन को अपना कॉलोनी बनाना चाहता है, जैसे उन्होंने बेलारूस को बनाया, जैसे उन्होंने मोल्दोवा को भी नीचे रखा हुआ है। तो यही उनके इरादे हैं। जब तक कि यूक्रेन मुकम्मल तौर पर रूस का एक हिस्सा नहीं बनता तो मेरा नहीं ख्याल कि पुतिन कभी रोकेगा। तभी तो हम पूरे दुनिया के साथ मिलकर इतने सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं रूस के खिलाफ, और इसीलिए हम बार-बार कह रहे हैं यू आर लूजिंग नथिंग सिटिंग एट वॉशिंगटन। और यूक्रेन में तबाह हो गया पूरा मुल्क, 60% मुल्क में बमबारी हो रही है। यूक्रेन के बड़े बड़े शहर नेस्तनाबूद हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और अमेरिका दूर से बैठा हुआ है। क्या सोच है अमेरिका की? मैं चाहूँगा इस स्टोरी को ज़रूर देखें हम लोग, जो मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने फाइल की है कीव से। क्यों अमेरिका ऐसा कर रहा है, क्या होगा आगे, देखते हैं इस कहानी में। मैं वो स्टोरी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो अमेरिका में कोशिश की जा रही है उस स्टोरी को प्ले करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है। वो कहानी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर समझाने के लिए। और तब तक जब तक कहानी प्ले होती है, एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ आरती सोनी आपसे। आरती जी एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं वो कहानी दिखाता हूँ कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है सब कुछ। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, खून यूक्रेनी लोगों का बह रहा है। जंग यूक्रेन लड़ रहा है, तबाह भी यूक्रेन ही हो रहा है, और सिर्फ जुबानी जमा खर्च करके रूस को कमजोर करने की अमेरिकी तमन्ना पूरी होती नजर आ रही है। Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. सवाल ये उठ रहा है कि पुतिन को युद्ध में उलझाकर क्या अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है? अब देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन युद्ध की रणनीति बनाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस युद्ध की आड़ में अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रोड मैप बना रहे हैं। Instead of relying on foreign supply chains, let's make it in America. Call this increasing the productive capacity of our economy. I call it building a better America. बाइडेन मेड इन अमेरिका के नारे के साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ रूस पर प्रतिबंधों की मार है। आर्थिक जानकारों के मुताबिक ऐसे में रूस में मंदी आना तय माना जा रहा है। हालांकि रूस की अर्थव्यवस्था को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो पश्चिमी मीडिया के हवाले से आ रही हैं। सवाल ये भी है कि क्या पुतिन ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आर्थिक मोर्चे पर क्या अपनी तैयारी पुख्ता नहीं की होगी? रूस के ऊपर पहले भी आर्थिक पाबंदियां लगाई गई थी, इससे पहले भी लगाई गई थी यूरोपीय संघ की ओर से, पर रूस तो आगे बढ़ रहा है। आर्थिक पाबंदियों का रूस के ऊपर मेरे हिसाब से सकारात्मक असर होगा। ज्यादा से ज्यादा जो यूरोपीय संघ के पाबंदियां लगाई थी उसके पहले भी प्रतिबंधों के कारण यहाँ पर कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है, और रूस के अपने लघु उद्योग धंधे और दूसरे जो है अर्थव्यवस्था की शाखाएं, उनमें विकास हो रहा है। यूक्रेन में आज युद्ध की विभीषिका है, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों की जिम्मेदारी बनती है। रूस के हमले के बाद कोई भी देश यूक्रेन की मदद के लिए सामने नहीं आया। अमेरिका ने तो सैन्य मदद देने से साफ इनकार कर दिया और प्रतिबंध लगाकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and we'll continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. ये वही अमेरिका है जो रूस को युद्ध का उलाहना दे रहा है, लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब दुनिया ने अफगानिस्तान की दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखी थी। 20 साल तक जंग के बाद अफगानियों को उनके हाल पर छोड़कर अमेरिकी सेना लौट आई थी। हमारे साथ जेड तारर मौजूद है, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं। तारर साहब, एक सवाल जरूर लेना चाहूंगा मैं आपसे। अभी आपके आने के पहले जो दूसरे गेस्ट हमारे साथ थे, इंडिया के फॉर्मर डिप्लोमेट, वो ये हम लोगों की ये मान रहे हैं, ऐसी चर्चा हो रही है कि बाइडेन साहब अपनी इमेज को सुधारने के लिए भी इस कॉन्फ्लिक्ट को लंबा चलाना चाहेंगे, क्योंकि इससे उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एस्टैब्लिश होती है अमंग हिज अलाइड कंट्रीज, अमंग हिज फ्रेंड्स। देखिए, जब भी ये सवाल आते हैं, मैं बजाय कि मैं आपको कोई कहानी बताऊं, मैं ये कहता हूं कि हम इसको ज़रा कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें
तो चलें, मान भी लेते हैं कि शायद ये भी हो सकता है, जो कि नहीं है, लेकिन चलें। लेकिन फिर यूक्रेन और यूक्रेन के लोग और यूक्रेन के लीडर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, उनको क्या बना? तो उनका कोई किरदार नहीं है इसमें। तो मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिरी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हमारे लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, पूरे विश्व के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है तारड़ कि साहब, अगर ज़ेलेंस्की इतने इम्पोर्टेंट हैं, यूक्रेन इतने इम्पोर्टेंट है, तो अमेरिका क्यों रिटेलिएट नहीं कर रहा है? आपके पास फोर्सेस नहीं है क्या? क्यों ज़ेलेंस्की की ऑफिशियली मदद आप लोग नहीं कर रहे हैं, मिलिट्री हेल्प? देखिए सुमित जी, राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि अमेरिकी फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे, नेटो फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे। और ये भी जाहिरी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हमने रूस के खिलाफ डायरेक्टली मिलिट्री कैंपेन नहीं करना। ये मेरे ख्याल में किसी क्यों नहीं करना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किस बात का डर है आपको? कि नेटो, यूरोपियन यूनियन और जी एस्केलेशन के जो एबिलिटीज़ हैं इसमें, यानी कि जो हम जिस नतीजे पे हम पहुंचेंगे अगर नेटो फोर्सेस ने यूक्रेन में सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में गए, तो ये जाहिर बात है कि ये फिर एक एस्केलेशन होगा। तो वो हम नहीं चाहते। राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ तौर पर ये कहा कि ये नहीं होगा। अब ये कहते हुए कि सैनिक फोर्सेस बेशक के हम नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ नहीं करना। जिस हद तक हमने सैंक्शन की है रूस के खिलाफ, वो बल्कि बम के भी मुकाबला कर सकते हैं। मैं आपको दो साहब, आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूं कि जितने भी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है ये जी आई एम सॉरी, मेरे पास आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच मिस्टर ज़ैद तारड़। आरती जी, आपका भी शुक्रिया, आगे भी आपसे रोज़ बात होती रहेगी आने वाले वक्त में। आई होप कि ये सिचुएशन नॉर्मल हो और चीज़ें हाथ में रहें। लेकिन एक बात तो ठीक है, जो बात ज़ैद तारड़ के बयान से साफ हो जाती है, जो बाइडेन के स्पीच से साफ हो जाती है कि मरेंगे यूक्रेन में तो यूक्रेनी ही। अमेरिका बाहर से बैठकर देख रहा है, अमेरिका कुछ नहीं करने वाला। रूस गोले बरसा रहा है, नुकसान रूसी और यूक्रेनी सैनिकों का हो रहा है और आम सिविलियंस का हो रहा है जो यूक्रेन में रहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो यूक्रेनी हो या किसी तीसरे मुल्क के हो। युद्ध सिर्फ विभीषिका लाता है, युद्ध सिर्फ आंखों में आंसू लाता है, परेशानी लाता है, किसी समस्या का हल नहीं लाता है। युद्ध के बाद भी हल के लिए बातचीत की टेबल पर ही आना पड़ता है, जिसकी वकालत लगातार भारत करता आ रहा है। यूएनजीए में क्या होगा उस पर हमारी नज़र है। आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी है। आज हमने अपने ट्विटर पोल में पूछा था कि रूस और यूक्रेन महायुद्ध में भारत की भूमिका संयुक्त राष्ट्र में क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए था कि भारत रूस के साथ रहे, बी था यूक्रेन के साथ और सी था निष्पक्ष रहे। अब आप जवाब देख लीजिए, ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं। 39% लोग कहते हैं कि रूस के साथ रहे, 13% कहते हैं यूक्रेन के साथ रहे, 48% यानी सबसे ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि भारत को निष्पक्ष या तटस्थ ही रहना चाहिए, जो कि अब तक भारत करता आया। पिछली 2 वोटिंग जो बीते एक हफ्ते में हुई है उसमें भारत तटस्थ रहा है। भारत की आम जनता भी इस पोल के जरिए यही दिखा रही है कि अभी भी भारत को तटस्थ ही रहने की ज़रूरत है। और अब इंडिया चाहता है कि आखिर में आपसे सबसे ज़रूरी अपील, और वो है मास्क पहनकर रखने की। अब आप भी हमारे आसपास आज भी कोरोना है, इसलिए ज़रूरी है कि आप मास्क पहनकर रखें। #मास्कअप मुहिम लगातार भारत के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ चला रहा है, आपकी तस्वीरें हम दिखाते हैं अपने इस शो के दौरान। मकसद बहुत साफ है कि लोगों को अभी भी मास्क के लिए प्रेरित करके रखना है, जागरूक बना के रखना है, क्योंकि पूरी तरीके से कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है।